हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग सत्र 2023 और 24 के लिए कक्षा 10वीं की गणित पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने प्रश्नावली 1, 2, 3 यानी आपकी वास्तविक संख्याएं, साथ में बहुपद और साथ में दो चरों वाले रैखिक समीकरण के सारे क्वेश्चंस और सारे प्रश्नावली हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। आज हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं वो प्रश्नावली 4 की ओर चलेंगे, जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं आज द्विघात समीकरण के विषय में। सबसे पहले हम जानेंगे कि द्विघात समीकरण होता क्या है। तो जैसे अगर मैं कहूँ कि जो द्विघात समीकरण है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इसका ax² प्लस bx प्लस c और इक्वल 0 के, जहाँ आपके जो यहाँ पर a और ये b और ये c हैं, ये सब वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। ये जब ये वास्तविक संख्याएं हैं और साथ ही में एक शर्त ये है कि आपका a नॉट इक्वल 0 के होना चाहिए, यानी ये वाला पार्ट है ये कभी 0 नहीं होगा। ये वाला हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो यदि हमारा जो दिया गया जो बीजी व्यंजक है उसे कह सकते हो, जो आपने बहुपद पढ़ा, द्विघात बहुपद पढ़ा, तो ऐसे बहुपद जिसकी सबसे बड़ी घात 2 हो और जिसमें यदि 0 का इक्वेशन लग जाए, इक्वेशन बराबर 0 की हो जाए, तो ऐसे समीकरण को हम लोग द्विघात के समीकरण के नाम से जानते हैं। आपका ये पहला पद हर दशा में रहेगा। इन दोनों पदों में से कोई भी एक पद गायब हो सकता है। जैसे अब इसकी उदाहरण की बात करूं तो x² प्लस 5x प्लस 6 अगर इतना कर देता हूं तो यह द्विघात बहुपद की तरह कार्य करेगा। बराबर 0 कर दिए तो यह द्विघात समीकरण की तरह कार्य करना आरंभ कर देगा। और भी अब ले सकते हैं उदाहरण x² प्लस 11x प्लस 30 बराबर 0, ये भी आपका द्विघात समीकरण ही है। अगर इन दोनों में से कुछ गायब हो तो आप देखो, जरा ध्यान देना, x² प्लस 5x बराबर 0 कर सकते हो, तो भी ये द्विघात है। ये x² प्लस 25 बराबर 0 है, तब भी ये द्विघात समीकरण है। यानी कहने का तात्पर्य है कि आपका b वाला और c वाला पार्ट गायब हो सकता है, लेकिन a वाला पार्ट कभी, ये पहला पोस्ट कभी गायब नहीं होगा। इस तरह से लिखे गए जो भी आपके बीजी व्यंजक होंगे, यहाँ पर बराबर 0 के जरूर होना चाहिए। उन सभी बीजी व्यंजकों को जिनकी सबसे बड़ी घात 2 होगी और जो बराबर 0 के लिखे होंगे, उन्हें हम लोग द्विघात समीकरण के नाम से जानते हैं। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप बहुपद वाला चैप्टर अपना देख चुके हैं और बहुपद आप पढ़ चुके हैं, तो निश्चित तौर से इसे आपको करने में बहुत आसानी होगी। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गई होगी कि द्विघात समीकरण क्या होता है। तो फिर हम लोग चलते हैं प्रश्नावली 1.1 की ओर और देखते हैं कि हमें क्या उसमें पूछा गया है और उसे हम लोग सॉल्व करते हैं। विद्यार्थी, जो अपना पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 4.1 का, उसमें ये कहा गया है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण हैं। आपको जांच करके बताना है। कुछ सवाल दिया हुआ है और उस इक्वेशन में दिया हुआ है और आपको ये जांच करके बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो हमको इसको सबसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा। यदि इसकी सॉल्व करने के बाद जो सबसे बड़ी घात 2 निकल के आती है, तब तो ये द्विघात समीकरण होगा। अगर 2 निकल के नहीं आती, यानी 2 घात नहीं रहती है, तो द्विघात समीकरण नहीं हो सकता। तो यदि ये देखें आप ध्यान से, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो यह हो जाएगा a का वर्ग p 2ab, यानी दोनों के गुणनफल का दुगुना, तो 2x हो जाएगा, और फिर लास्ट में b का वर्ग 1 हो जाएगा। यहाँ ये गुणा करेगा तो 2x 2 तिहाई 6, सारे के सारे को उधर ले आइए उठा करके। ये x² 2x प्लस 1 ये धन है, तो माइनस 2x ये ऋण है, तो प्लस 6 इक्वल 0 के। 2x से 2x कैंसिल हो गया, ये बच गया x² और 6 और 1 हो जाएगा 7 बराबर 0। अब इसकी जो सबसे बड़ी घात है, यानी चर की जो सबसे बड़ी घात है, देख सकते हैं 2 है, अतः यह द्विघात समीकरण है। अगर 2 नहीं होती
या घात 2 से छोटी हो जाती या बड़ी आ जाती तो हम कहते ये द्विघात समीकरण नहीं है। आइए कुछ और क्वेश्चन को हम लोग इसके चेक कर लेते हैं और तब आप खुद अपनी किताब से चेक करिएगा, क्योंकि हम लोग जो रेफरेंस बुक में इस्तेमाल कर रहे हैं वो एनसीईआरटी की मेन बुक है। यहाँ आप देखेंगे दिया है दूसरा x² - 2x और यहाँ इक्वल में दिया है -2 और फिर दूसरे विकल्प में 3 - x का दिया है। अब आपको जांच करके बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। x² - 2x हो गया, यहाँ -2 यहाँ गुणा करेगा तो -6 हो जाएगा, ये माइनस माइनस का प्लस 2x, सबको इस साइड में लाइए। x² - 2x इधर लाएंगे इसको तो +6, ये प्लस है तो -2x, यहाँ हो जाएगा इक्वल 0। ये भी माइनस तो आपस में जुड़ जाएंगे, ये हो जाएंगे 4x + 6 और इक्वल 0 के। तो इसकी सबसे बड़ी घात देख सकते हैं आपका 2 है, तो यह भी इसलिए द्विघात समीकरण है। आइए कुछ और क्वेश्चन करके आपको मैं दिखाता हूँ ताकि आप आसानी से इसे आप चेक कर सकें कौन से द्विघात समीकरण है या नहीं है। जो इसका तीसरा क्वेश्चन है वो ये दे रखा है, पहले का जो तीसरा है वो ये दे रखा है x - 2 और फिर है x + 1, फिर दे रखा है आपका x - 1 और फिर x + 3, ये दे रखा आपका। तो अब ध्यान से देखें, इसको चेक करना पड़ेगा कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो सबसे पहले इन दोनों का गुणा कराएंगे। तो गुणा कराने का तरीका क्या होता है, पहला उठाइए इन दोनों से गुणा कराइए, फिर दूसरा उठाइए इन दोनों से गुणा कराइए। यानी पहले से पहले का गुणा कराएंगे तो देखिए इस पर भी पावर 1, इस पर भी पावर 1 है, तो इस पर पावर 2 हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर बेस सेम है तो गुणे में जो पावर्स होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। यहाँ अब इससे गुणा कराएंगे तो यहाँ प्लस है तो यहाँ +x हो जाएगा। अब इस 2 से कराएंगे, यहाँ माइनस प्लस का -2x हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस का -2 1 से 2, यानी 2 × 2। यहाँ देखेंगे तो x का गुणा कराएंगे तो ये x², यहाँ प्लस तो हो जाएगा 3x। अब 1 से कराएंगे तो -x और यहाँ कराएंगे तो प्लस माइनस का -3। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो x², इस 2 में से x निकल जाएगा, बचेगा -2। इसको इस साइड में लाइए, एक बार इसको भी सॉल्व कर लीजिए। x², 3x में से x जाएगा तो बचेगा +2x -3। इधर लाएंगे तो ये x² -x -2, ये प्लस है तो -x², प्लस है तो -2x और ये माइनस है तो +3 इक्वल 0 को। अब देख सकते हैं ये वाला माइनस ये प्लस कैंसिल हो गया और बचा क्या -2x -x -3x और यहाँ -2 है और यह +3 है, यहाँ बचेगा +1 इक्वल 0 की। अब देख सकते हैं ना, इसकी सबसे बड़ी जो घात इस चर की घात है वो 1 है, और जबकि क्या चाहिए था हमको, सबसे बड़ी घात 2 चाहिए था, तभी वो द्विघात समीकरण होता। तो इसलिए इसकी सबसे बड़ी घात 1 है, तो इसलिए ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, रैखिक समीकरण हो जाएगा, ये द्विघात समीकरण नहीं है। आशा करते हैं बातें आपको समझ में आ गई होंगी और आप इसी तरह से शेष क्वेश्चनों को भी चेक कर सकते हैं कि वो द्विघात समीकरण है कि नहीं है। बस इतना देखना है कि सॉल्व करने के बाद सो सबसे बड़ी घात चर की बचे वो 2 होनी चाहिए। अगर 2 से कम है या 2 से ज़्यादा है तो वो द्विघात समीकरण नहीं कहलाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या कहता है। तो दूसरा क्वेश्चन मैं इसीलिए पढ़ देता हूँ आपके सामने। यह निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। कह रहा है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। तो देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। जो क्षेत्रफल है, मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ बोर्ड को और फिर हम लोग दूसरे क्वेश्चन को करते हैं, दूसरे के पहले क्वेश्चन को। कह रहा है कि जो भूखंड है, मैं यहाँ पर डाटा नोट कर लेता हूँ। एक भूखंड है जिसका क्षेत्रफल एरिया है वो है आपका 528 मीटर स्क्वायर है। यह है क्षेत्र की जो लंबाई है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, इसके लिए हमें द्विघात समीकरण बनानी है। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, ये करा जो इसकी लंबाई है किससे तुलना करा, चौड़ाई से 2 गुने से 1 अधिक है। तो जिससे वो तुलना करे वो कह रहा है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो किससे तुलना की जा रही है, चौड़ाई से। तो हम यहाँ सबसे पहले मान लेंगे चौड़ाई। ये दूसरा क्वेश्चन का पहला है। मान लिया जो चौड़ाई है आपकी x मीटर है
अब हम लंबाई इस चौड़ाई के परिप्रेक्ष्य में मानेंगे, क्योंकि जो लंबाई है चौड़ाई के 2 गुने से एक क्या है, अधिक है। तो उसने लंबाई की तुलना चौड़ाई से की थी, इसलिए हमने सबसे पहले चौड़ाई को माना और उस चौड़ाई के से तुलना करके हमने लंबाई को प्राप्त कर लिया। अब आपको पता है कि किसी भी भूखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा ये, और ये लंबाई गुणे चौड़ाई मतलब क्षेत्रफल के, ये क्या बताता है, क्षेत्रफल को बताता है। तो लंबाई आप देख सकते हैं आपके पास है 2x + 1 और चौड़ाई है आपके पास x और भूखंड का क्षेत्रफल है 528 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर x यहाँ गुणा करेगा तो हो जाएगा 2x², एक में गुणा करेगा तो x, इसको इधर लाएंगे तो आ जाएगा -528 = 0। ये हो गया वह समीकरण हम लोगों ने बना दिया। हमसे केवल इतना कहा गया था कि इस जो प्रश्न है इस प्रश्न के आधार पर आपको द्विघात समीकरण बनाने हैं, तो हमने ये द्विघात समीकरण प्राप्त कर लिया। चलिए इससे लगे हाथों हम लोग जो है पहले के दूसरे क्वेश्चन को भी पढ़ लेते। कह 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें उन पूर्णांकों को ज्ञात करना है। कह 2 क्रमागत हैं। क्रमागत का मतलब क्या होता है, जिनमें एक का अंतर हो। अगर केवल क्रमागत की बात करेगा तो हम केवल एक का अंतर मान के चलेंगे, और अगर सम क्रमागत और विषम क्रमागत की बात करता है तो हमेशा अंतर 2 का मान के चलते हैं। क्रमागत कहेगा तो केवल एक का अंतर, मान लीजिए पहली संख्या x मानते हो तो दूसरी संख्या x + 1 मानोगे, अगर कोई और तीसरी भी है तो x + 2 मानोगे, एक का अंतर लेकर चलोगे। लेकिन अगर वह सम क्रमागत या विषम क्रमागत की बात करता है तो हमेशा 2 का मान के अंतर चलेंगे। पहली संख्या अगर x मानेंगे, दूसरी x + 2 मानेंगे, तीसरी कोई है तो x + 4 मानेंगे, यानी 2 का अंतर लेके चलना है। यहाँ जो दूसरा क्वेश्चन है दूसरे का, वो करा 2 क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 306। तो 2 क्रमागत हैं, तो क्रमागत हैं केवल, तो उसमें एक का अंतर होगा। तो मान लिया ये जो क्वेश्चन है ये दूसरा का दूसरा है। मान लिया संख्याएं जो हैं x और x + 1 है, चूंकि क्रमागत केवल कह रहा है तो इतने का अंतर होगा। इनके दोनों का जो गुणनफल है वो अपना 306 है। इसका मतलब ये हुआ कि क्रमागत संख्याओं का गुणा करें तो हमें कितना मिलना चाहिए, 306 प्राप्त हो जानी चाहिए। तो यहाँ अगर आप गुणा कराएंगे अंदर तो ये हो जाएगा x², ये x, इसको इधर लाएंगे तो -306 = 0 के। ये हो गया आपका वो द्विघात समीकरण जिसे हमें बनानी थी। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से द्विघात समीकरण बना सकते हैं इन इबारती प्रश्नों की सहायता से। अब देखिए जो प्रश्नावली आपका 4.1 का दूसरा का जो तीसरा क्वेश्चन है उसको भी मैं पढ़ देता हूं, और पढ़ने के बाद उसके लिए भी हम लोगों को क्या करना है, द्विघात समीकरण ही बनाने हैं। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। ये कह रहा है कि रोहन की माँ है उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो किससे तुलना किया गया है, रोहन की माँ, यानी रोहन से माँ की तुलना की गई है। तो हम जिससे तुलना की गई होती है उसी को x मानेंगे। तो यहाँ पर मान लिया रोहन की जो आयु है, अभी मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ा नहीं हूँ, वैसे ही मैं शुरू कर दिया। माना कि रोहन की जो आयु है x वर्ष है। अगर रोहन की आयु हम x वर्ष मानते हैं तो रोहन की जो माँ होंगी, रोहन की माँ की जो आयु है वह क्या होगी, वह है कहा कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। यानी रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन अगर x है तो रोहन की माँ की आयु x + 26 वर्ष हो जाएगी, इतना हो जाएगा उनकी। अब कह रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, यानी 3 वर्ष पश्चात करानी। यदि आप मान लो इस समय 14 साल या 15 साल के हो गए, 3 साल बाद 17 या 18 साल के हो जाओ, तो बेसिक सी बात है कि अगर कभी भी आयु पश्चात की बात करेगा, यानी बढ़ने की बात करेगा, तो हमेशा प्लस करेंगे, और पीछे जाना होगा तो हमेशा आयु को माइनस करते हैं। तो हम लोग देखेंगे 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, अगर इस समय रोहन की जो वर्तमान आयु है x वर्ष है तो 3 साल बाद x + 3 वर्ष का हो जाएगा। अब कह रहा है तो ऐसे ही 3 वर्ष पश्चात माँ जो होंगी उनकी भी आयु तो बढ़ेगी, उनकी आयु तो थमेगी नहीं। तो ये हो जाएगा x + 26 और +3 के। तो आप देखेंगे हो जाएगा x + 29 के।
ये 26 3 जुड़ जाएगा वर्ष के। अब दोनों की जो आयु का गुणनफल है वो 360 है। इसका मतलब कि x + 3 और आपका x + जो 29 का गुणनफल है वो 360 के बराबर है। तो x से x में गुणा कराएंगे हो जाएगा x², यहाँ कराएंगे तो हो जाएगा 29x। x से मैंने क्या किया, पहले यहाँ फिर यहाँ गुणा करा। अब 3 से पहले यहाँ फिर यहाँ कराएंगे, देखो यहाँ प्लस प्लस है तो प्लस हो जाएगा 3x, और 29 में 3 से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 9 × 27, 3 9 27, 3 दूनी 6 और 2 8 87 और बराबर 360 के। अब इसको इस टाइप इस तरफ लेकर आइए तो ये हो जाएगा आपका 29 3 आपका हो जाएगा 32x, और यहाँ लाएंगे 87 - 360, ये बराबर रहा 0 के। अब जरा देखो ये हो जाएगा आपका x² प्लस 32x, और आप यहाँ से घटा दो तो 10 में से आपका 7 जाएगा तो बचेगा आपका 3। अब यहाँ बच गया 15, तो 15 में से 8 जाएगा तो बचेगा 7, और यहाँ बच गया आपका 2, हो गया 273, और ये हो गया 0। ये हो गया वह द्विघात समीकरण जिसे हमको बनाने के लिए कहा गया था। दूसरा को जो चौथा प्रश्नावली 4.1 का जो लास्ट वाला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। कहने का तात्पर्य है कि वो रेलगाड़ी की सामान्य चाल है यहाँ पर, और रेलगाड़ी की बढ़ी हुई या घटी हुई चाल के विषय में हमसे बातें कर रहा है। तो यहाँ पर वो मान लेंगे सबसे पहले रेलगाड़ी की सामान्य चाल से हम लोग चलेंगे। तो ये आपका दूसरा का चौथा क्वेश्चन है, यानी लास्ट क्वेश्चन है प्रश्नावली 4.1 का। तो यहाँ पर हम देखना है कि मान लिया जो रेलगाड़ी की चाल है, मान लिया रेलगाड़ी की जो सामान्य चाल है, सामान्य चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। ऐसा मान लिया कि जो रेलगाड़ी की सामान्य चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इस दौरान उसको लगा समय, यानी 480 किलोमीटर चलने में लगा समय। अब समय ज्ञात करें, समय बराबर होता है आपका दूरी बटे चाल। आपको पता ही है कि दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी है 480 की और चाल है x का, इतना घंटा लगा। अब कह रहा है यदि चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो उसे 3 घंटा अधिक समय लगता, मतलब इससे 3 घंटा अधिक समय लगता। तो चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने पर जो चाल होगी वो देखते हैं। तो वो चाल हो जाएगी, सामान्य x है तो ये हो जाएगी x - 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 480 किलोमीटर चलने में लगा समय की बात करेंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर दूरी हो जाएगी 480 और समय के लिए ये चाल x - 8, इतने घंटे लगेंगे। अब ये वाला जो चाल है वो ज़्यादा लगा है, 3 घंटा इससे कम है। तो अगर मैं इसमें से इसको घटाऊंगा तो अंतर कितना आना चाहिए, 3 घंटे का। इसका मतलब ये है कि 480 बटा x - 8 में से यदि मैं 480 बटे x को माइनस करूंगा तो हमें 3 घंटे का अंदर मिलना चाहिए। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीपल इसका यहाँ गुणा कराएंगे तो जगह 480x आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि x यहाँ गुणा करेगा तो ये हो जाएगा 480x, और यहाँ पर ये गुणा करेगा तो ये 480 यहाँ रहेगा। इसको कोष्टक में थोड़ा कर लेते हैं ऐसे, और इन दोनों का गुणा करा देंगे x² और माइनस हो जाएगा आपका 8x, ये बराबर 3 के। थोड़ा एक बार सॉल्व करेंगे आप तो ये हो जाएगा 480x और यहाँ गुणा करेंगे तो फिर 480x हो जाएगा। बाहर में अंदर का चिन्ह बदल जाएगा और ये हो जाएगा प्लस के 8 0 0 8 8 64 को 4, हाथ में 6 8 चौक 32 6 38 140, और ये बटा अभी x² - 8x और यहाँ बराबर 3 के रहने दीजिए। यहाँ देखिए कट गया, कैंसिल हो गया। अब आप देखेंगे कि ये यहाँ 3 आकर यहाँ गुणा करेगा और ये
38 40 उधर रह जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ हो जाएगा 3x² और ये हो जाएगा 9 त्रिक 27x और आपका ये बराबर हो जाएगा 38 40। इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 27x और हो जाएगा ये 38 40 बराबर क्या हो जाएगा 0 के। अगर देखिए 3 से ये कट जाता है कि 8 3 11 और 4 15, 3 से सब छोटे हो जाएंगे तो काट लीजिए, छोटा कर लीजिए। 3 1 9 3 ये हो जाएगा x², 3 9 27 हो जाएगा ये, और यहाँ हो जाएगा 3 1 9 3, 3 दूनी 6, 3 8 24 यानी 1280 और ये हो गया 0। ये हो गया वह समीकरण जिसे हमें बनाने के लिए कहा गया था। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा आज के जो क्लास में कि प्रश्नावली 4.1 को भी हमने लगाया और साथ में देखा कि द्विघात समीकरण होता क्या है, और उस पर आधारित जो प्रश्नावली 4.1 थे उसके भी क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और उससे पहले हम प्रश्नावली 4.2 को सॉल्व करने के लिए कुछ बेसिक बातें भी सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, आपको पूरी गणित कक्षा 10 की मिलने वाली है। आप बड़ी धैर्यता के साथ आप लगे रहें। मैं आपके साथ पूरी साल लगने वाला हूं, और सबसे पहले मैं आपका गणित का कोर्स पूरा करूंगा। गणित का कोर्स पूरी हो जाएंगे तो फिर मैं साइंस के भी, आपको इंग्लिश के भी कोर्सेज प्रोवाइड कराऊंगा। केवल आपके हमें ज़रूरत है आपके उत्साहवर्धन की, ताकि मेरा उत्साह वृद्धि होती रहे। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें। और निश्चित तौर से आप पिछले जाकर के जो मैथ के वीडियोस हैं सन 2023-24 के लिए सत्र लिखा गया है, उस प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे क्रम से। आप क्रम से उसे पढ़ सकते हैं। और हम लोग जो बुक इस्तेमाल कर रहे हैं वो NCERT बुक है, मेन NCERT बुक है, जिससे हम लोग कक्षा 10 की गणित को सॉल्व कर रहे हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं।